बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर द सेल, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किए थे इससे रिलेटेड सेल की डिस्कवरी, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन, टाइप्स ऑफ सेल्स के साथ सेल थ्योरी, ये तमाम हमने टॉपिक्स ये थे। आज हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि यूकैरियोटिक सेल में दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज कवरिंग और मेम्ब्रेन, अनदर इज प्रोटोप्लाज्म। कवरिंग और मेम्ब्रेन के अंदर सेल वॉल आता है और सेल मेम्ब्रेन आता है। सेल मेम्ब्रेन आज हम डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के लिए याद रखिएगा, इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा कहते हैं मेम्ब्रेन को, कवरिंग को। ये सारे इसके नेम्स हैं। तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन covers protoplasm and separates ICF, that is intracellular fluid from ECF, that is extracellular fluid। तो याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, एक तो ये कवरिंग बना रहा है। कवरिंग बनाने के साथ साथ ये सेपरेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट को और इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट को, इन दोनों को मिक्स होने नहीं देता। तो नेचर ने ये एक बाउंड्री बनाई है। याद रखिएगा cell membrane forms an outer covering in animal cell। ये animal cell के अंदर outer covering बनाती है, while it is present inside cell wall in प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद है और एनिमल सेल में इट फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री। नेचर ने इसको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है, बड़ा एक खूबसूरत बनाया है और बहुत टेक्निकल बनाया है। इसकी खास बात क्या होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर केमिकल है, जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय फॉस्फोलिपिड। अगर आप रिकॉल करें, अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, फॉस्फोलिपिड इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड, इट इज टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड लिपिड। इसमें क्या क्या शामिल होता है? फॉस्फोलिपिड याद रखिएगा ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है जो कि बना होता है कुछ इस तरह से, A bottle without base। ये एक स्ट्रक्चर, ये आपके सामने फॉस्फोलिपिड मौजूद है। इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बेसिकली ट्राइसाइल ग्लाइसरोल। जो आपने एसाइल ग्लाइसरोल्स पढ़े थे, ये ट्राइसाइल ग्लाइसरोल की मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें एक फैटी एसिड रिमूव होता है, उसकी जगह पर फॉस्फेट अटैच हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या मौजूद है। जो सबसे ऊपर आपको हेड नज़र आ रहा है, इट इज़ फॉस्फेट। जो आपको नेक नजर आ रही है, दिस इज ग्लाइसरोल, और जिसके साथ में 1 और 2 लिख रहा हूं, ये दोनों क्या हैं? दीज आर फैटी एसिड। So a molecule of lipid formed by two fatty acid, one glycerol and one phosphate molecule. This is termed as phospholipid. The main component of cell membrane
इस फॉस्फोलिपिड, याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड इसको बनाएगा। ये प्योरली डिपेंडेंट है फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड ही सेल मेम्ब्रेन बना रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट इज डबल लिपिड बाइलेयर। अगर हम इसे अलग से बनाएं तो ये कैसे बना होगा? इस तरह से ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा ये वाला जो पोर्शन है जो कि फैटी एसिड्स बना रहे हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल है। ये क्या है? ये वाटर इनसॉल्युबल है। और जो इसकी आउटर कवरिंग्स हैं, ये आउटर कवरिंग्स ये वाटर सॉल्युबल होती है। तो आपने याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड बेसिकली कंटेन्स टू पार्ट, सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स टू पार्ट। तो अगर सेल मेम्ब्रेन को हम देखें, सो फॉस्फोलिपिड हैज डबल लेयर्ड structure forms cell membrane। तो ये सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है डबल लेयर्ड में, एक फॉस्फोलिपिड दूसरा, ये दोनों ऐसे मिल जाते हैं। तो अब इसके दो पोर्शंस होते हैं। तो वो दो पोर्शन कौन से हैं? उसमें एक पोर्शन कहलाता है दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हाइड्रोफिलिक एंड का मतलब होता है, याद रखिएगा, वाटर सॉल्युबल। हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन टू लव, मिक्स होना, फ्यूज हो जाना। हाइड्रोफिलिक, वाटर सॉल्युबल। दूसरा जो इसमें एंड होता है, इट इज टर्म्ड एज हाइड्रोफोबिक एंड। It is water insoluble। ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। यहां याद रखिएगा हाइड्रोफिलिक को हम लाइपोफोबिक भी कहते हैं, क्योंकि वो लिपिड में मिलता नहीं है। जो पानी में डिसॉल्व होगा ऑब्वियसली वो लिपिड में डिसॉल्व नहीं होगा। हाइड्रोफोबिक विच इज वाटर इनसॉल्युबल, उसे लाइपोफिलिक भी कहते हैं, क्योंकि वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। याद रखिएगा ये बेसिक डिफरेंस। तो दो एंड्स हैं सेल मेम्ब्रेन के। जो आउटर कवर्ड्स, देखें यहां पे एक और पॉइंट याद रखें, जो वाटर सॉल्युबल एंड्स हैं ये बेसिकली पेरीफ्री में होते हैं, यानी या तो आउटर साइड पर होंगे या इनर साइड जो साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड है उसके साथ होंगे। लेकिन जो वाटर इनसॉल्युबल एंड है, it lie at the center of cell membrane। ये सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। यहीं पर एक और बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, वो ये कि इन सब के बावजूद कोलेस्ट्रॉल, याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल is 50% in total lipids of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन में जितने भी लिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, उन सब के अंदर याद रखिएगा 50% नेचर ने कोलेस्ट्रॉल रखा है। अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर याद करें, रिकॉल करें, उसमें मैंने आपसे जब डिफरेंस बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो मैंने उसमें आपको एक पॉइंट बताया था, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसमें डिफरेंस इसी मॉलिक्यूल का था, इस मॉलिक्यूल का डिफरेंस था, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के लिए याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन प्लांट, इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें भी सेल वॉल होती है, एंड प्लांट सेल।
तो ये प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? आइए अब डिस्कस करते हैं फर्दर इस पे कौन कौन से मॉडल्स आए। इस पे दो मेजर मॉडल्स हैं, डेनली और डेविसन का, और उसके बाद 1972 में मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि सिंगर और निकल्सन ने प्रपोज की थी। आइए उसे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें मॉडल्स की। तो सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो डेनली और डेविसन ने दिया था अबाउट सेल मेम्ब्रेन। एक मॉडल दिया था। उसके बाद 1972 में दो साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकल्सन। इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक लिपिड बाइलेयर मॉडल। ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक पूरा मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक लिपिड बाइलेयर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें ये बताया गया स्ट्रक्चर के अंदर, अगर आप थोड़ा सा देखें इसे, तो इसके ऊपर नेचर ने एक पूरा मोज़ेक लाइक अपीयरेंस दिया जो कि फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, तो फॉस्फेट उसका जो भी हमने फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाया था, तो वो मोज़ेक लाइक अपीयरेंस देता है। इसके अलावा इसके अंदर नेचर ने प्रोटीन्स रखे हैं, सो ऑन। तो आइए हम बात करते हैं कि ये होता किस तरह का है। अकॉर्डिंग टू सिंगर और निकल्सन, इनके मुताबिक क्या था कि जो लिपिड बाइलेयर बनी हुई है फॉस्फोलिपिड की, इसके अंदर जगह जगह आइसबर्ग्स रखे हुए हैं। वो आइसबर्ग बेसिकली क्या है? वो प्रोटीन्स हैं। मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ, बेटा इसमें जो पोटैटोज लगे हुए ना सैंडविच में, दैट पोटैटो बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कॉन्फ़िगरेट करते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है, याद रखिएगा, वो क्या है? वो मौजूद है लिपिड। दूसरा कंपोनेंट इसमें क्या मौजूद है? दैट इज प्रोटीन। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो क्या मौजूद है? उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन और उसके साथ साथ मौजूद कार्बन। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड्स की। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या मौजूद है? फॉस्फोलिपिड दैट हेल्प्स टू फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन। और अगर उसके बाद हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड दैट इज कोलेस्ट्रॉल विच मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, तो याद रखिएगा इट मेंटेन्स फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। और इसके अलावा क्या मौजूद होते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड, इसमें भी लिपिड है, लिपोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोलिपिड मेजरली इसमें मौजूद होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इसी पॉइंट के पास। प्रोटीन्स इसमें कितने टाइप्स के होते हैं? इसमें याद रखिएगा दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। वो कौन से प्रोटीन है? नंबर वन इज इंटीग्रल प्रोटीन्स, जिसको इंट्रिंसिक भी कहा जाता है, नंबर वन। नंबर टू पेरिफेरल प्रोटीन्स, जिनको एक्सट्रिंसिक भी कहा जाता है। ये दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल, इंट्रिंसिक। इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? प्रोटीन दैट पेनिट्रेट्स सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन दैट पेनिट्रेट्स सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटली, पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, लाइक अ डोर इन अ रूम। एक इस रूम का जो डोर है उसमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है।
तो डोर जो है वो पूरा का पूरा क्रॉस कर जाता है वॉल को, एग्जैक्टली जो सेल मेम्ब्रेन है उसे पूरा क्रॉस कर जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक सेल बनाएं, एक सेल मेम्ब्रेन बनाएं, ये फर्ज करें सेल मेम्ब्रेन है, तो याद रखिएगा ये इस मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस कर जाएगा। जो क्रॉस कर गया वो इंटीग्रल प्रोटीन है विच पेनिट्रेट्स होल सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटली सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर जाए। और एक्सट्रिंसिक क्या होंगे? प्रोटीन्स which attached with cell membrane at inner side or at outer side, या तो सेल के बाहर, ठीक है, मैं यहां पे बनाता हूं, आप देखें, या तो इस तरह से सेल के इनसाइड लगे होंगे या सेल के बाहर लगे होंगे। तो याद रखिएगा कि एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स, अ प्रोटीन दैट लाई एट इनर साइड टुवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ द सेल और आउटर साइड टुवर्ड्स द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, इंटरस्टिशियम की तरफ, मतलब सेल के बाहर अगर है या सेल के अंदर है, पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो मेम्ब्रेन के साथ ऐसे अटैच होगा इधर या इधर। जबकि जो पूरी मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस कर गया, पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, दैट इज टर्म्ड एज इंटीग्रल और इंट्रिंसिक। बात करते हैं इनके फंक्शंस की। नेचर ने इन्हें बनाया क्यों है? याद रखिएगा ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स का काम होता है कि इट प्रोवाइड चैनल, इट प्रोवाइड चैनल कहते हैं पाथवे को, और इट एक्ट लाइक अ पंप, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है? पाथवे मूवमेंट के लिए। जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन है, अभी हमने बात की थी, वो या तो होंगे क्या? आउटर एक्सट्रिंसिक या फिर होंगे इनर एक्सट्रिंसिक। याद रखिएगा जो आउटर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये एक्ट करता है एज रिसेप्टर। किसके तौर पर एक्ट करेगा? रिसेप्टर के तौर पे। जो इनर होगा इट एक्ट एज एन एंजाइम, वो एंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन दैट लाई आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और इट इज कनेक्टेड, इफ इट इज कनेक्टेड विद द एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, वो काम करेगा रिसेप्टर के तौर पर। और अगर वो साइटोप्लाज्मिक रीजन में है वो एक्ट करेगा लाइक एन एंजाइम। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इंटीग्रल और पेरिफेरल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर है यहां तक बात? अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से इसके अंदर मौजूद हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी इंडिविजुअली नहीं होते, ये हमेशा किस फॉर्म में होंगे? मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे। इसमें कभी भी मोनोसेक्राइड्स नहीं होते, या तो डायसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड, मोस्टली ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ आउटर साइड पर एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, विच हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द सेल। ये सेल किससे बिलोंग करता है? ग्लाइकोकैलिक्स। याद रखिएगा ग्लाइकोकैलिक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट। मेरा ख्याल है यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म कर रहा है? आइए फंक्शंस की बात करते हैं। आइए बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कौन कौन से हैं? बेसिक इसका जो फंक्शन है वो याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन, that helps to transport substances from here and there, from ICF to ECF, from ECF to ICF, यानी सेल के अंदर और सेल के अंदर से बाहर, बाहर से वापस सेल के अंदर, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन है। There are two types of transportation. One is termed as passive transport.
याद रखिएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होगा ऐसी मूवमेंट किसी भी आयन मॉलिक्यूल की जिसमें एनर्जी यूज ना हो, जिसमें एनर्जी यूटिलाइज ना हो, उसे हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो दूसरी मूवमेंट होती है उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसे आखिर में डिस्कस करते हैं, जिसमें एनर्जी यूज होती है। तो याद रखिएगा व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी को इस्तेमाल ना करे, जो एनर्जी को इस्तेमाल ना करे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसपोर्ट अकर ऑलवेज टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये हमेशा ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ज्यादा से कम की तरफ। ये रूल है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहली टाइप पढ़ते हैं जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, बट व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from higher to the lower concentration। हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली, रैपिड मूवमेंट, दैट इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। और एक और पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। What is osmosis? Exactly diffusion, but through semi-permeable membrane। तो इसको हम हमेशा कहते हैं diffusion through semi-permeable membrane। Movement of molecules towards the concentration gradient from higher to the lower, बीच में एक semi permeable membrane आ जाएगी। There are three types of different membranes. One is permeable, another is semi permeable, and third one is impermeable। इनमें फ़र्क क्या है? बहुत आसान सा है। घर का जो मेन गेट है, it is permeable। Permeable for father, permeable for mother, permeable for childs, permeable for guest, permeable for maids, permeable for servant। सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, बेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन जो आपका अपना पर्सनल रूम है, लाइक माई बेडरूम, दैट इज सेमी परमिएबल, इट इज ओनली फॉर मी। रेयर केस में हम बुलाएं किसी को, अदरवाइज इट इज ओनली फॉर मी। तो आपने क्या किया? सेमी, हाफ परमिएबल। आ सकते हैं जिन्हें परमिशन दी जाए, जिन्हें परमिट मिले आ जाएं, अदरवाइज नहीं। तो आपने क्या किया? उसको सेमी कर दिया, हाफ है परमिएबल लेकिन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव फॉर सर्टेन पीपल। क्लियर हुई बात? अगर मैं आपसे कहूँ इस बोर्ड में से क्रॉस कर जाए, इम्पॉसिबल, इट इज इम्परमिएबल। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड इम्परमिएबल। तो ये होती है हाफ सेलेक्टिव परमिएबल से। ठीक है, तो सेमी परमिएबल का मतलब होता है सिलेक्टिव परमिएबल। क्लियर हुई यहां तक बात? इसके बाद एक और टाइप इसमें हम देखते हैं, दैट इज टर्म्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन थ्रू कैरियर्स, डिफ्यूजन थ्रू कैरियर्स। अगर किसी कैरियर के थ्रू डिफ्यूजन हो, कैरियर आमतौर पे प्रोटीन्स होते हैं, तो डिफ्यूजन थ्रू कैरियर्स, थ्रू ट्रांसपोर्टर्स, थ्रू कैरियर्स, थ्रू ट्रांसपोर्टर्स, जो कि नॉर्मली क्या होते हैं? नॉर्मली दे आर प्रोटीन्स। तो ये कैरियर्स के थ्रू अगर मूवमेंट होगी तो इसको हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो दीज आर द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज नहीं होती।
अब हम चलते हैं टुवर्ड्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए याद रखिएगा, उन्हीं को लेकर, उन्हीं डेफिनेशंस को लेकर माइंड में रखें, उसी से हम डेफिनेशन बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहां पे क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के इस्तेमाल के साथ जो मूवमेंट हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें ट्रांसपोर्टेशन हमेशा होगी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमेशा कम से ज्यादा की तरफ, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। जब पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी, अल्टीमेटली वो एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। आप रश से एक सुकून वाली, कम रश वाली जगह पर जाएंगे तो इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुकून वाली जगह में, तब आपने रश को क्रॉस करना है तो आपने एनर्जी को इस्तेमाल करना है। एग्जैक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसी तरह से होती है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज पैराडॉक्सिकल मूवमेंट, इट इज टर्म्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमेशा याद रखिएगा, by utilization of energy, the movement of molecule from lower to the higher. So it is movement of molecules from lower concentration to the higher concentration. लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, एटम्स की, उसको हम नाम देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है यहां तक बात? एक और बात, एक और मूवमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल का inside the cell movement करना। So movement of molecules from outside to inside of cell, सेल के बाहर से सेल के अंदर किसी सब्सटेंस का एंटर होना, it is termed as endocytosis. It is a type of active transport. इस एंडोसाइटोसिस में फिर फर्दर दो टाइप्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं? वन इज टर्म्ड एज पिनोसाइटोसिस, अनदर इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। अगर सेल किसी लिक्विड सब्सटेंस को आउटसाइड टू इनसाइड एंटर करवाए, सेल ड्रिंकिंग। फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को खा जाए, सो इट इज सेल ईटिंग। फेज टू ईट, साइटोस सेल। क्लियर है यहां तक बात? एक और टाइप होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इट इज एन अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस। में क्या होगा? इसमें थी आउटसाइड टू इनसाइड, इसमें होगी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। दैट इज एक्सक्रीशन, दैट इज अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। सो एक्सोसाइटोसिस इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ सेल, सेल के अंदर से सेल के बाहर किसी सब्सटेंस का मूव होना। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कमेंट आपके जहन में आता है कि सर ये ऐसे अगर हो जाए तो क्या होगा, या आप कोई टॉपिक समझना चाहें, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स करें, कोई चीज़ पूछना चाहें ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।